गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपीएसआई का लगातार जो है प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम जो है आज एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन मिलेंगे और जीके के 40 क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें हम पहले क्या करेंगे, सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। पहले हम 40 सामान्य हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद जो 40 बचे रहेंगे उसमें हम सामान्य ज्ञान को देखेंगे। तो अब चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि योगदान में कौन सा समास है। अब देखिए, योगदान में तो तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास पहचानेंगे कैसे कि जिस समास का जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है वो गौण होता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, वहाँ पे क्या होता है, तत्पुरुष समास। अब इसमें देखेंगे आप तो योग और दान दो शब्द लगा है, योग और दान, तो इसका संबंध तत्पुरुष का जो है लोप हो गया है। तो जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, कर्मधारय। तो इसमें तो आपका क्या है, पूर्व पद गौण है और उत्तर पद प्रधान हो गया, तो वहाँ तो तत्पुरुष हो गया। और अगर कर्मधारय की बात की जाए तो कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से या फिर संज्ञा होता है, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय। जैसे आप देखेंगे महाकवि है, महावीर है, महात्मा है। और अगर बात करें तो जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, पहला पद दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बतलाता है, और दोनों पद मिलकर किसी अन्य की विशेषता बतलाएं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे अगर बहुब्रीहि का एग्जाम्पल ले तो दशानन है, चंद्रशेखर है, चक्रपाणी है। ठीक, अब देखिए एक और बचा है आपका लास्ट डी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव की पहचान क्या है कि जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अब देखिए जैसे आमरण, आगत, उपगंगा, उपस्थित, प्रमाण, यथार्थ, यथाशक्ति, तो ये सब क्या आ जाएंगे, आपके अव्ययी भाव समास में आ जाएंगे। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए उच्छ्वास है, अब इसका सही संधि विच्छेद पूछा है, तो उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन श्वास। उत धन श्वास, तो उत धन श्वास किस में है बताइए, तो दूसरे के सी में है। क्या हो जाएगा, दूसरे के सी में हो जाएगा उत धन श्वास। अच्छा, अगर आपसे व्यंजन इसमें संधि पूछे तो क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अगर आपसे उच्छ्वास में संधि पूछे कौन सा होगा तो क्या होगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो। अब भाई जो हर समय अपना मतलब साधता हो, अपने मतलब की बात करता हो, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, परमार्थी कहा जाता है कि स्वार्थी कहा जाता है कि स्वार्थी कहा जाता है कि मतलबी कहा जाता है। जो तीसरे का जो बी वाला है उसे हम स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। और परमार्थी की बात की जाए तो परमार्थी किसको बोलते हैं, जो तो दूसरों का भला चाहने वाला होता है उसे हम परमार्थी कहते हैं। और जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो उसे मतलबी बोलते हैं। ठीक है, और जो खुद रथ चलाता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। स्वार्थी, जो खुद रथ चलाता हो। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए उपसर्ग में जानते हैं ये पहले जुड़ता है शब्द के, तो बहिर्मुखी शब्द में बहिर उपसर्ग का प्रयुक्त होता है। कौन सा, बहिर, तो ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, ए, बहिर उपसर्ग। जैसे बहिर धनमुखी, बहिर्मुखी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। अब देखिए इसमें से पता लगाना है कौन सा जो है मिश्र वाक्य नहीं है। तो इसका जो बी वाला है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। यह जो है मिश्र वाक्य नहीं बल्कि यह क्या है, ये आपका संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। किस में, संयुक्त वाक्य में। ठीक है, और अच्छा इसके बारे में और जान लीजिए कि जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य, जब दो या दो से अधिक जो है सरल वाक्य जो है क्या होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जुड़ते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे इस वाक्य में वह परिश्रमी ही नहीं,
अब ये क्या है, एक उपवाक्य है, सरल वाक्य है, तथा वह ईमानदार भी है, ये दूसरा उपवाक्य है जो कि वर्ण समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से क्या है, जुड़ा है। बात समझ रहे हैं। वह परिश्रमी ही नहीं, एक शब्द हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, ईमानदार भी है दूसरा, लेकिन ये वर्ण से क्या है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है, यह किसके द्वारा जो है कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसके कहा गया है, किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि मर्यादा किस युग की पत्रिका थी। जो मर्यादा है वह किस युग की पत्रिका थी, तो जो 7वां का सी है आपका द्विवेदी युग, क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ जो है पंक्ति है और एक तरफ उनके रचनाकार हैं, तो इनको आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये आपका तुलसीदास का है। किसका है, तुलसीदास का हो गया। दूसरा है हम राज्य के लिए मरते हैं, तो हम राज्य के लिए मरते हैं, ये मैथिली शरण गुप्त का है, तो बी का किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ये उपमान मैले हो गए हैं, तो ये अज्ञे जी की बात है। किसकी है, अज्ञे जी की। और बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए भौं करे संहन करें, ये आपका जो है बिहारी है। गागर में सागर भरने वाले कवि हैं ये बिहारी। तो 8वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इसमें दिया है कि प्रश्न संख्या जो है 9 से 10, ये विलोम शब्द चुनना है। अब देखिए, कृतज्ञ का विलोम पूछा है, आसान है। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, क्या होता है, कृतघ्न, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, और अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। ठीक है। अब देखिए, संकीर्ण का पूछा है, तो संकीर्ण का क्या हो जाएगा बताइए, तो संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, क्या हो जाएगा, विकीर्ण। और उदार का विलोम अनुदार। नेक्स्ट चलते हैं 11, 12, ये 2 आपको पर्यायवाची शब्द दिया है। मृगधर, मृगधर का पर्यायवाची, तो देखिए मृगधर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा चंद्रमा, क्या होगा, चंद्रमा। तो और देख लेते हैं, जैसे अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें मृगधर के, तो उसमें चंद्रमा आ जाएंगे, शशि आ जाएंगे, सुधांशु आ जाएंगे, राकेश आ जाएंगे, ये सब किसके पर्यायवाची है, मृगधर के। नेक्स्ट है आपका पराग। अब देखिए, पराग का आपसे पर्यायवाची पूछा है, तो पराग का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुगंध, खुशबू, महक, सुवास, सुरभि, परिमल, ये सब किसके हैं, पराग के हैं। तो ये आपका जो है 12 का क्या हो जाएगा, सी आपका क्या है, क्योंकि इसमें सुगंध है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपर्युक्त जो है अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर क्या करना है, लिखना है। जैसे गयंद है, अब गयंद का क्या होगा बताइए, तो 13 का जो आपका डी डाग है, गयंद माने बड़ा हाथी। गयंद का अर्थ जो है व्यंजक जो है बड़ा हाथी होगा, क्या होगा, बड़ा हाथी। और मूढ़ चेता का, तो मूढ़ चेता के लिए जो प्रयुक्त शब्द होगा वह होगा मूर्ख, तो क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर है प्रायोगिक। अब देखिए, प्रायोगिक शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन में है जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया गया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, और जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो बताइए प्रयोग का क्या होगा, प्रायोगिक का, तो प्रायोगिक का हो जाएगा आपका 15 का बी बाल, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब देखिए, इसमें आपको अलंकार से क्वेश्चन पूछा है, तो देखिए 16 का क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये उपमा दी जा रही है। क्या दी जा रही है, उपमा। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई में क्या है, उपमा अलंकार है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। और तुलना प्रकट करने वाले शब्द जो है कौन कौन से हैं, जिससे आप किसी की तुलना करते हैं, जैसे उस चंद्रमा सा या चंद्रमा सी ऐसे करके कहते हैं ना, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, माने उसके जैसा,
कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जब सा हो गया, सी हो गया, से हो गया, सरिस हो गया, समान हो गया, जब इन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, अब इसमें च की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें जो ऑप्शन में दिया है कि उत्प्रेक्षा क्या है, तो मनु मानो जनु जानो, मनहु जानहु इत्यादि जो शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनहु नील मणि पर्वत पर, ऐसे करके आता है ना, कई ठो हिंदी में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मनु मानो जनु जानो, ये सब में उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा आपका। अच्छा नेक्स्ट चलिए देखते हैं, 17 नंबर है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। जो पापी मनुज हैं या मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, आज भी मुख से क्या निकालते हैं, राम नाम। इस वाक्य पंक्ति में अलंकार है। अब देखिए अलंकार आपसे पूछा है, तो 17 का जो ए है विरोधाभास है। क्या हो जाएगा, विरोधाभास, क्योंकि एक तरफ पापी मनुष्य है और दूसरी तरफ पवित्र राम का नाम है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं हुए, बताइए। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम का नाम लेते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, विरोधाभास है। क्योंकि एक तरफ जो है क्या हो रहा है, पापी मनुष्य है और दूसरी तरफ राम का नाम ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों के विपरीत होने के कारण यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन ए। 18 है शांत रस का स्थायी भाव है। अगर रस शांत है तो उसका जो अस्थाई भाव है वह क्या होगा, तो आपको पता है कि निर्वेद होगा। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। और अगर श्रृंगार रस का आपसे पूछे तो श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति। और अगर विभत्स रस का पूछा जाए तो विभत्स रस का क्या होगा बताइए, सोच के बताइए, घृणा या फिर जुगुप्सा होता है। अब देखिए 19 से 22 ये 3-4 क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके उचित विकल्प चुनिए। कहने का मतलब है कि कोई सेंटेंस है उसको रीअरेंज करना है, फिर से उसको सही क्रम में लगाना है। जैसे कोई लंबा सेंटेंस उसको तोड़ के लिखा गया है य र ल व स के रूप में, इसको आपको क्या करना है, सही से लिखना है। देखिए जैसे है कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा, ये तो शुरुआत हो गया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा कि रपट तथा पुलिस के अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है, छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के लिए के मामले में महिला आयोग। तो जो आपका 19 का हो जाएगा सी, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। व वाला क्या हो जाएगा, 1 पे आ जाएगा, फिर य वाला आ जाएगा 2 नंबर पे, फिर र वाला किस पे आ जाएगा, 3 नंबर पे, और फिर जो है ल 4 नंबर पे। कि कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में क्या करना चाहिए, निपुण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड है कि तब चेचक के समानांतर, तब चेचक के समानांतर। अब है एक और बीमारी थी गौसीतला, इसका शिकार हो जाता था। तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए कि एक बीमारी थी गौसीतला, इसका शिकार हो जाता है और उसके आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था, हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती थी। अब इसको रीअरेंज करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका राइट है वो बी है। क्या है आपका, बी बॉल है। पहले आप किसको सजाएंगे, य को, फिर व है, फिर आपका 3 नंबर पे ल है और फिर 4 नंबर पे र है। तो इसका जो सही आर्डर बनेगा वो यही बनेगा कि तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौसीतला। प्रायः यह रोग गाय के जो है थनों में होता है। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और उसके हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसको आपका क्या करना होगा, एक ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास। इसको भी आप ऑर्डर कर लेंगे वीडियो पॉज करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 का, वो ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका
22 नंबर ये भी अरेंज करना है क्योंकि 4 क्वेश्चन थे, तो इसी टाइप का आपको एग्जाम में भी बनता है क्वेश्चन। तो देखिए 22 का क्या हो जाएगा, 22 का बी बॉल हो जाएगा र य ल व। राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए जो है योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, बी बॉल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपको पैसेज पढ़ना है, इस पे आपके कम से कम 4 क्वेश्चन है, तो पैसेज पढ़ लेंगे। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो एक सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन क्या करते हैं, सार्थक करते हैं। इस पैसेज को पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए आपको ठोस नंबर देगा, क्योंकि पैसेज से जो है आप आराम से पढ़ के उसी में से आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर ढूंढना पड़ता है। तो पहले करिए क्या, पहले आप ना पैसेज मत पढ़ा करिए, पहले आप आंसर एक बार देख लिया करिए आंसर में क्या पूछा है, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, तब उस पर जो है सेंटेंस पे क्या आपका ध्यान ज़्यादा क्या होगा, आकर्षित होगा। नेक्स्ट है आपका क्या, अब इसमें देखिए 23 का क्या हो जाएगा सही, तो 23 का जो आपका सी है भीड़ में कवि, एक ये सही हो जाएगा। 24 की बात करें तो भीड़ में अपनी शक्ल जो है देखना, ये राइट हो जाएगा। और 25 का आपका ए हो जाएगा मोटर में चलने वालों के लिए, मोटर में चलने वालों के लिए। 26 नंबर की बात करें तो भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है, तो 26 का बी हो जाएगा भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। 27 नंबर की बात की जाए कि भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो 27 का सी हो जाएगा सत्ताधारी लोग करते हैं। कौन करता है, सत्ताधारी लोग। नेक्स्ट है आपका, इसमें 4 जो है आपको विकल्प में से 3 त्रुटिपूर्ण है और एक त्रुटि रहित है, तो उसे छांटकर चिन्हित करना है कि कौन सा सही है। 3 तो आपको गलत मिलेगा, सेंटेंस में कुछ ना कुछ त्रुटि मात्रा वगैरह की रहेगी, एक तो राइट होगा। गीतों की एक पुस्तक एक ला दीजिए, ठीक है। दूसरा है आपका कि गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। तीसरा है एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो जो 28 का जो आपका राइट आंसर होगा वो बी होगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही होगा। नेक्स्ट है मैं सारी रात भर जागता रहा, ठीक है। फिर है मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। तो 29 का आपका डी डॉग हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट है आपका कि जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना। फिर है दूसरा, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये देखिए राइट लग रहा है। तीसरा है जब तक मैं न आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी बॉल राइट आंसर हो जाएगा। 31 है यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो 31 का क्या हो जाएगा आपका बी बॉल, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और, अब धर्म और उसके अलावा क्या होगा बताइए, न्याय है, प्रशासन है, यश है, अहिंसा है। तो जो 32 का राइट आंसर होगा वह होगा ए धर्म और न्याय। क्या हो जाएगा, धर्म और न्याय पर गांधी जी का पूरा अर्थशास्त्र क्या है, आधारित है। नेक्स्ट है स्पेस दिया है, फिर पूछा है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो क्या है बताइए, तो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो है आपका क्या है, दृष्टि राष्ट्रीयता का अधिकार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, अब देखिए स्पेस दिया है, रूप में जागृत करता है। तो 34 का आपका क्या हो जाएगा, डी स्वाभाविक। क्या हो जाएगा, स्वाभाविक। नेक्स्ट है आपका कि विकास के लिए आर्थिक क्या आवश्यक होती है बताइए। अब फिलिंग द ब्लैंक्स, विविधता की सक्षमता, बहुलता, आत्मनिर्भरता। तो 35 का आपका बी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता क्या होती है, विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता क्या होती है, आवश्यक होती है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो 36 का आपका बी हो जाएगा, ल। ल क्या है, पार्श्विक है। अब देखिए ये जो ल है ये पार्श्विक है। अब कहेंगे सर ये पार्श्विक क्या होता है, तो समझिए कि पार्श्विक वह व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व, पार्श्व ने बगल से निकल जाती है, क्या होती है, निकल, जैसे ल। तो इसके उच्चारण से जो
हवा जो है जीभ के पार्श्व यानी बगल से क्या होती है, निकल जाती है, ऐसे व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और अर्ध व्यंजन की बात करें या अर्ध स्वर की बात करें तो यव, जो कभी स्वर तथा कभी व्यंजन है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर कि उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। अगर उन्मेख की बात की जाए, तद्भव है कि देशज है कि आगत है कि तत्सम है, तो उन्मेख जो है एक क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, सॉरी तद्भव शब्द है। क्या हो जाएगा, तद्भव। अब आप जानते हैं कि तत्सम तद्भव होता क्या है, जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयोग किए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और संस्कृत के शुद्ध शब्दों को हम तत्सम बोलते हैं। कहने का मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं एक तरह से शुद्ध वो तत्सम हो जाते हैं, और उसी को तोड़ फोड़ के जो सरल शब्द में हिंदी में हो जाए उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, क्योंकि तत्सम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उसी के समान। जैसे वे शब्द जो ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते हैं उसे देशज कहते हैं। देशज क्या होता है, जो हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, जनजाति, वहाँ पे बोला जाता है। जैसे लोग बोलते हैं कटोरा, कच्चा, उड़द, उसारा, तावा, ये सब बोलते हैं ना, तो ये सब क्या है, देशज है। 38 नंबर है किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है। अब बताइए, ने पर सर्ग किस में लगाया जाता है, ब्रजभाषा की, राजस्थानी, खड़ी बोली की, अवधि में। तो 38 का जो बी है खड़ी बोली। खड़ी बोली में नी पर सर्ग क्या होता है, लगाया जाता है, क्योंकि यह ओंकार बहुला बोली जाती है। जैसे मैंने, तुमने, तूने, तुझे, ये सब बोलते हैं खड़ी बोली में ना। मैंने आपको दिया, तुमने किया ये काम, तो ने देखिए बराबर लगता है। तो ने जो परसर्ग होता है वो खड़ी बोली में ज़्यादातर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो बताइए, भारतवर्ष के लिए जो है हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया था पहले। 39 नंबर, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, राजा राम मोहन रॉय ने, या फिर महात्मा गांधी ने। तो जो 39 का राइट आंसर होगा वो होगा राजा राम मोहन रॉय ने। क्योंकि भारतवर्ष के लिए अगर हिंदी की बात की जाए, हिंदी भाषा की बात की जाए, तो सबसे पहले इन्होंने ही क्या किया था, सुझाया था। इसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय हैं, गांधी हैं, इनका समर्थन किए थे। क्योंकि यह भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी जो है अन्य भाषाओं की अपेक्षा क्या होती है, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इसलिए सबसे पहले नाम राजा राम मोहन राय, उसके बाद इन तीनों व्यक्तियों का नाम आता है। नेक्स्ट है आपका देव जो महान है। अब देखिए, देव जो महान है यह किस प्रकार के समास का उदाहरण है। तो अभी मैंने देखिए जो है पहले ही क्वेश्चन पे बताया था योगदान वाले में। तो अब देखिए, देव जो महान है, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। कौन सा है, कर्मधारय समास है। क्योंकि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है वहाँ पे हमेशा क्या होगा, कर्मधारय समास। क्योंकि इसमें देखेंगे तो देव आपका क्या है, विशेषण है, और महान जो है वो आपका विशेष से है। और बहुब्रीहि आपको बताए थे कि जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बतलाएं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, चंद्रशेखर हो गया, है कि नहीं, ये सब। और आपको पता है कि जिस समास में विभक्ति या कारक का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, कठफोड़वा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, नरेश, निशाचर, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके तत्पुरुष हो जाएंगे। आप तत्पुरुष जानते हैं कि प्रथमा और अष्टमी का बनता नहीं है, पेड़ से पत्ते का गिरना, ये सब। अब नेक्स्ट देखिए, उसी में नेक्स्ट आप क्या है कि जहाँ पर प्रथम पद प्रधान तथा दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, ये भी मैंने बताया था, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा, शीघ्र, प्रत्येक, प्रत्याहार, प्रतिदिन, आमरण, भरपेट। अब देखिए, इसमें क्या है आपका अव्ययीभाव। अव्ययीभाव में जो पहला पद होता है वो क्या है, स्पेशल है, प्रधान है। कैसे, अब देखिए प्रतिदिन, अब दिन तो जरूर है लेकिन प्रति लग गया, इसका मतलब रोज हो रहा है ना वो चीज़, प्रतिदिन। भरपेट, पेट तो जरूर है लेकिन उसमें भरपेट। प्रत्येक माने हर एक, यथाशीघ्र में जितना जल्दी हो सके। तो ये था आपका हिंदी का 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके।
थैंक यू।